बीजेपी की बदौलत है कि मुसलमानों को जेल में बंद करके उनके घरों को पे बुलडोजर चलवाया जा रहा है। इस देश के लुटेरे इस देश को लूटेंगे। सैकड़ों लोगों की, हजारों की, उसे पूछो 15,000 करोड़ रुपया आया कहां से जिसके लिए तरफदारी करें। शासन में ऐसे कैसे लागू है। हिंदू कोड बिल नेहरू ने बनाया उस, और मुस्लिम कोड बिल से हाथ जोड़ लिए, चुप बैठे रहे। पता क्या है उसमें कि मुसलमान 4 शादी कर सकता है, कितने 4 सुनो, और हिंदू को ये कह दिया अगर एक से दूसरी शादी हुई तो 7 साल की सजा होगी। तो यहाँ विभेद है ना है। इस कांग्रेस बदमाश ने इस देश को तबाह करने के लिए अलावा और कोई काम किया नहीं। ये बतावे मुझे 1937 का अंग्रेजों का कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों घेरा गया और क्यों शादी जो लगाया गया। आजाद हुआ था ना जी। मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा जी, क्योंकि आपका लेवल मेरे लेवल में बहुत अंतर है। अच्छा। अगर घंटा सुनिए अगर घंटा बजाने से रोजी रोटी मिलता है ना तो चलो मैं घंटा दिन भर लेके बजाता रहता हूँ। दिन भर कौन सा घंटे की बात फिर कर रहे हो? वही बक्स बोर्ड, फिर वही बताओ ना। अरे ये नहीं, तुम्हें नहीं लगेगा, तुम लोगों को नहीं पता है, तुम्हें नहीं लगेगा। अरे तुम्हें हमको नहीं पता है। तुम नहीं मानोगे। तुम तो 1990 में कश्मीरी मार मार के भगा दिए गए, 7 लाख कश्मीरियों को उनके घर उजाड़ दिए गए, उन्हें भी नहीं मानोगे। आपको बता देता हूँ, देखो एलपीजी आया, आपको पता है एलपीजी का पहले 1991 का एलपीजी बताइए। अगर वो ना होता ये सारे मॉल शॉल खुले हो ना यहाँ पे, आज कुछ नहीं होता। आज क्या एलपीजी क्या? एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। अगर ना होता तो आज हम समोसे ही खा रहे होते, यहाँ पे नहीं आ रहे होते। ठीक है, हाँ तो लेकिन आप बोलो ना कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। ये नहीं सुनो, कांग्रेस ने तुष्टिकरण, आप आगे तुष्टिकरण। मैं कह रहा हूँ संविधान में क्यों ऐसा किया, कांग्रेस ने क्यों संविधान में ऐसे पक्षपात किया। आप मुझे बताइए आर्टिकल 28, 29, 30 और आर्टिकल 38 से ये जो 38 में क्या है? 38 में मठ और मंदिर जितने भी हैं जो हिंदुओं के सारे का जो पैसा आएगा वो सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। और सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है ना। देखिए अरे कमाल देखिए है बिहारी का मंदिर है वृंदावन में, पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। आपको ना जानकारी है ना नॉलेज है। अगर आप पढ़ेंगे ना आर्टिकल 1 से लेके आप 51 तक, अगर हुआ तो क्या है? देखिए ये इनसे शर्त मैं इनसे कह रहा हूँ शर्त बदले। आर्टिकल भारत का जो निर्यात करता, पहले आयात करता था, मोदी सरकार के शासनकाल में आज निर्यात हो रहे हैं मोबाइल। ऑटो सेक्टर में आज दुनिया में भारत का 3रा स्थान है। भाई ने समझ में 3रा स्थान है दुनिया में, पूरी दुनिया में। तो क्या नहीं हुआ, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया में 2रा स्थान भारत का है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा यदि काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो भारत में काम हो रहा है। सबसे ज़्यादा हाईवे जो बने हैं ये आज भारत में बनने, और सबसे तेज़ी से बनाने वाला आज भारत बनना है। बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट। तो जिनने प्रोपेगेंडा कर रखा, जिनने दिमाग में अपना सेट कर रखा, उन्हें कोई नहीं है, वो तो करेंगे ही करेंगे आलोचना, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। परंतु मोदी सरकार ने निसंदेह 10वीं इकोनॉमी थी ये मनमोहन सिंह के समय में, 5वीं इकोनॉमी भारत की हो गई। इससे बढ़िया और क्या लोगे। और आगे आने वाला, आगे अब चौथी इकोनॉमी हो गई है, अब चौथी हो गई है, तीसरी होने वाली अभी हुई है, अभी हुई है, अभी चौथा दिन है, अभी हुआ है। चौथी इकोनॉमी में बदल गया भारत, तीसरी आने वाली है। हम निसंदेह 5 साल और मोदी जी जब आएंगे तो हम दुनिया की दूसरी इकोनॉमी हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो ये भाई साहब कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी जी के काल में हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है देश का, हम इस बात से पूरे सहमत है। इतना विकास कोई और देश की सुरक्षा के लिए मैं ये समझता हूँ इस देश की सुरक्षा बिल्कुल मनमोहन सिंह के शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में 0 थी। आज 7 लाख करोड़ के इस भारत की सुरक्षा के लिए हथियार खरीदे गए। राफेल लड़ाकू विमान से लेकर के S-400 तक जो खरीदे गए हैं, और इसके बाद में होवित्जर तोप से लेकर के AK-203 राइफल तक भी भारत में बन रही हैं। पहले हम हर हथियार बाहर से जो का बना देते, आज मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बन रहे हैं। इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या होगी। उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसमें कहा था संसद में, अरे कांग्रेसियों, हम अपनी सेना के लिए तुम पर जूते पैदा तक नहीं हुए, तुम हथियार तो क्या बनाओगे। आज उसी के मेक इन इंडिया के तहत मोदी जी ने अलीगढ़ में जो फैक्ट्री स्थापित की है, ये केवल इसी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है, इसी की इच्छा शक्ति के कारण हम इस सिस्टम तक यहाँ तक पहुँचे कि अपने देश में ही जो है का हथियार बनने हैं। और दुनिया में आज भारत जहाँ चांद जो उसका दक्षिण वो है, उस पर कोई दुनिया में देश नहीं पहुँच पाया। उन्होंने प्रोत्साहन दिया अपने वैज्ञानिकों को। आज दुनिया में पहला देश भारत है कि
कि जो दक्षिण ध्रुव पर पहुंच गया। इससे बड़े गर्व की बात हमारे लिए क्या होगी। ये कहते हैं, अरे दुनिया में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, अमेरिका तक भी है, वो रूस तक भी है, वो नहीं पहुंचा पाए दक्षिणी उस पर ध्रुव पर, तो हम पहुंच गए। और क्या इससे अच्छी बात और लोगे। लेकिन अभी आप जो गिना है, जो भारत को 9-10 साल का जो डेवलप हुआ है, लेकिन इस विपक्ष पार्टी की तरफ से एक बयान आया था, जिसे कांग्रेस पार्टी की बात करें तो उसने ये बयान दिया था कि अभी जो भी है चीज़ें, हर चीज़ों को लेके, जो जैसे कि LIC को लेके, रेलवे के लेके, मेट्रो के लेके, हर चीज़ों को लेके जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और इस चीज़ों को लेके अंडानी को जो उसका लाभ फायदा हो रहा है, सब ये सब लास्ट में 2024 में आएगा मोदी, तो देश के ही बेच डालेगा। ये प्रोपेगेंडाधारी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें ये पूछिए कि प्राइवेटीकरण, जहाँ काम कोई अच्छा नहीं करेगा। आप कश्मीरी गेट जाइए, कश्मीरी गेट में जब हम बैठते थे, आज से 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, वहाँ कुत्ता लैट्रिन करते थे, कोई बैठ नहीं सकता था, परेशानी। इंटरनेशनल वो अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, उसकी इतनी दुर्गति थी। आज जब उसका प्राइवेटीकरण हुआ तो आप बैठोगे, आप ये कहोगे जहाँ आप 10 मिनट भी भारी था, आप वहाँ पर 4 घंटा बिताने की कोशिश करोगे, 5 घंटा बिताने की कोशिश करोगे। और प्राइवेटीकरण में तो इसलिए तो अच्छा काम हो रहा है। आज जापान दुनिया में क्यों आगे, क्योंकि उसने हर सिस्टम को प्राइवेटीकरण कर दिया है, इसलिए तो आज दुनिया में इतना बड़ा नाम है। जहाँ तक इसके लिए रेल भेज दिया, किसे भेज दिया, इन पर कोई भी जो है का वो है ही नहीं, एजेंडा इनके पास में कोई है नहीं। केवल अडानी ये उन्होंने रट रखा है, और इनके पास में कोई काम है ही नहीं, इन पर कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस और जो विपक्ष में है सारे मुद्दा विहीन लोग हैं, इन पर कोई मुद्दा ही नहीं है। और उसने, मोदी जी ने बिल्कुल ऐसा सिस्टम कर दिया कि इन्हें मुद्दा भी नहीं मिल रहे ढूंढे से, तो ये क्या वो करेंगे। अभी तो ये भी कह रहे हैं कि जो आदिवासी, दलितों, पिछड़ा वर्ग जो भी है, सब मोदी जी ये सब साजने की कोशिश कर रहा है। मोदी जी का जो सिद्धांत है ना, वो उसी सनातन धर्म के सिद्धांत पर आधारित है कि सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सबका कल्याण हो, सब निरोगी रहें, सब हंसी खुशी रहें। तो वो जो चलने वाले हैं, वो वेदांत के सिद्धांत पर चलने वाले हैं। मोदी जी उसी सनातन परंपरा को जो है कायम कर रहे हैं। जैसे कि सनातन की एक परंपरा है कि धर्म की जय हो। कौन से धर्म की? जहाँ करुणा, दया, परोपकार, ज्ञान, शीलता, अहिंसा, दया, ये धर्म का मतलब ये होता है। धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। ये नहीं कि भारत का ही कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और प्राणियों का मतलब हर जीव में आपस में मेल मिलाप, सद्भावना होनी चाहिए। केवल सनातन धर्म में है, और दुनिया में किसी धर्म में है ही नहीं। और में क्या है कि जो है का इस्लाम में लिखा हुआ है, इस्लाम का ही भला हो और सबका नाश हो। ईसाइयत में भी यही है कि ईसाइयों का भला हो और सबका नाश हो। सनातन संस्कृति के अनुसार मोदी जी चल रहे हैं, और इस देश को जो है का दिन प्रतिदिन जो है का तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश के मैं सेनाओं के बारे में बात बोलूँगा। जी बोलिए। हमारे देश की सेना है ना, कांग्रेस के शासन में इतनी कमज़ोर थी वैसे, लेकिन अब ज़्यादा पावरफुल हो गई है। बांग्लादेश जैसा देश, अगर ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, बांग्लादेश के सैनिक है ना, हमारे देश के सैनिक को मार करके ले गए थे। और बताऊँ कैसे लेके गए थे? जैसे बकरे को नहीं लेके जाते बॉर्डर से, ऐसे लेके गए थे, हाथ पैर बांध करके। और आज वही सेना है, क्या नाम है, जो बिना गोली बारूद के, हमारी विदेश की जो पॉलिसी है, पाकिस्तान को है ना आटा मंगवा दिया। कोई कश्मीर चिल्लाने वाला पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है। और आज वही हमारे देश की सेना, जो क्या नाम है, हमारे देश के तिरंगे झंडे को देख करके यूक्रेन युद्ध रुक जाता है, भारतीयों को निकाला जाता है। ठीक है, अभिनंदन उनके क्या नाम है, सरबजीत कांग्रेस के शासन में वापस नहीं आता है। हमारे अभिनंदन को पकड़ लिया जाता है। जो अभी थोड़ी सी तकरार सी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, पायलट जो भी है तकरार हुई थी थोड़ी, और अभिनंदन वहाँ रह गया था, वहाँ पर उन्होंने पकड़ लिया, तो हलचल सी हो गई थी पाकिस्तान के अंदर हलचल सी हो गई थी, और उन्होंने तुरंत लौटा दिया 2-3 दिन बाद। लेकिन उनको भी एहसास हो गया था, अगर नहीं लौटाया तो वाकई हमला हो सकता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार होती तो गारंटी से कह रहा हूँ, गारंटी से वो वापस नहीं आता। तो कहीं ना कहीं जी देखो, ये वो सही कह रहे हैं। पाकिस्तान क्यों बर्बाद हुआ? क्योंकि जो मायाराम थे, वित्त सचिव थे, और पी चिदम्बरम थे, इन्होंने एक साजिश के तहत, जहाँ जिस कंपनी में
हमारा नोट छपता था, उसी कंपनी में जो है पाकिस्तान का भी नोट छपता था। वही स्याही का प्रयोग हम करते थे और उसी स्याही का प्रयोग वो करते थे। जाली नोट का जबरदस्त धंधा चला और हमारे ही पैसे पर पाकिस्तान पलता था। जैसे ही नोटबंदी हुई वो पाकिस्तान खत्म हो गया, क्योंकि जो हमारे नोट पर पलने वाला था उसके लिए अब कोई चारा नहीं बचा। हमारी मुद्रा अलग हो गई, हमारी स्याही अलग हो गई, हमारा सिस्टम अलग हो गया और अब वो हमारे पैसे के बल पर नहीं खेल पाए। कांग्रेस ने कभी सोचा नहीं देश के हित की। कांग्रेस ने भैया जिस देश को केवल जातिवाद और सांप्रदायिकवाद में यदि बांटा है तो कांग्रेस ने बांटा है। क्यों बांटा है? क्योंकि एक तरफ तो मुसलमानों से कह दिया कि हम आर्टिकल 28 और 29 और 30 दे दिए कि हिंदुओं के तो जो धार्मिक शिक्षा का अधिकार है भारत उसका हिंदुओं को, इसे तो रोक लगा दी उन्होंने कहा ये नहीं दे पाएंगे अपने धर्म की धार्मिक शिक्षा। परंतु ईसाइयों को और क्रिश्चियनों को, मुसलमानों को ये अधिकार दे दिए कि वो अपने इंस्टीट्यूशनों में जो है ये शिक्षा दे सकते हैं, अपने धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। दूसरी तरफ ही उन्होंने 1995 का वक्फ बोर्ड अधिनियम बना दिया, आपस में फ्रैक्शन गिरने के लिए इस कांग्रेस बदमाश ने, क्योंकि उसमें संविधान के आर्टिकल 32 की आत्मा को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। भारत का जो हमारे सुप्रीम इसका संविधान है, संविधान का आर्टिकल 32 कहता है कि किसी को भी अदालत में जाने का अधिकार है, वो किसी भी सरकार के नियम या उसको चैलेंज दे सकता है। परंतु इस बदमाश कांग्रेस ने इस सिद्धांत का, यानी हमारे जो मूल अधिकार है, जो संविधान की आत्मा है आर्टिकल 32, उसमें भी जाने से रोक लगा दी और 1995 में ये अधिकार दे दिया कि आप इसे कोर्ट में नहीं ले जा सकते। जो केवल वक्फ बोर्ड, जहाँ अब एक बताओ, वक्फ बोर्ड जो करेगा वही उसका लास्ट फैसला है। अब एक गरीब आदमी, एक गांव में रहने वाला, उसकी ज़मीन पर कह दिया कि ये तो वक्फ बोर्ड की है, वो शहर कैसे जाएगा राजधानी में? जो वक्फ बोर्ड है वो शहरों, वो प्रदेश की राजधानी में। अब 500-600 किलोमीटर दूर यहाँ का नोएडा का आदमी अपने अधिकारों के लिए कैसे भागेगा वो गरीब आदमी? तो कांग्रेस ने इस देश में जो है धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकवाद में इन्होंने बढ़ावा दिया, जातिवाद के नाम पर इस कांग्रेस बदमाश ने बढ़ावा दिया और इन्होंने ही देश को जो है हिंदू मुस्लिम का किया, कांग्रेस ने किया। आज क्योंकि लोग पढ़े लिख गए हैं, सबको पता चल गया है कि कांग्रेस ने इस देश के साथ गद्दारी की है भाइयों से में, और इन्होंने 1900 सुनो, इसलिए आ जाओ मैं बता देता हूँ, आओ मैं बताता हूँ कैसे किया है। 1991 का, सुनो भैया, 1991 का वर्षिप एक्ट बनाया, 1991 का वर्षिप एक्ट बनाया कि जो मुगलों ने जबरदस्ती जो जमीन छीनी थी, जबरदस्ती कब्जा किया था, अब हम उसे जो है कोर्ट के द्वारा लड़के नहीं ले सकते हैं। ये कांग्रेस ने ही रोक लगाई। और जी हाँ, और मैं ये कह रहा हूँ कि रक्षा मंत्रालय और तीसरा, और ये जो रेलवे है, इसके बाद में सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन है इस भारत की तो वो वक्फ बोर्ड के पास ज़मीन है। हाँ, इससे बड़ा तो पक्षपात। लेकिन सर, लेकिन जो नोटबंदी हो और नोटबंदी, जीएसटी, जो हर चीज़ों को लेके जो किया था प्राइम मिनिस्टर ने, तो इसमें काले धन आने के लिए भी क्या गया था। जैसे 15 लाख की बात करें तो हर चीज़ों को लेके काले धन को आने के लिए जो कोशिश किया था, कहीं ना कहीं ये विफल हुआ है। उनको विपक्ष कहना है। नहीं, विपक्ष का तो काम है, विपक्ष ये सब चीज़ को विफल हुआ है, इसको आप ऐसा। आज जीएसटी कलेक्शन में भारत सबसे ज़्यादा राजस्व की जो है का राशि संग्रह सबसे ज़्यादा हो रही है, इसलिए भारत इकोनॉमी में जा रहा है। ये क्यों? कौन कह रहा है? इनसे पूछो, इनसे कौन सी गिर रही है? आप इन्हें पूछो कौन सी इकोनॉमी है हमारी, बताने से ये कौन? मैं बता देता हूँ आपको। मनमोहन सिंह के समय में कौन सी इकोनॉमी? मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एलपीजी आया, आपको पता है एलपीजी का, पहले 1991 का एलपीजी बताइए। अगर वो ना होता, ये सारे मॉल शॉल खुले हो ना यहाँ पे, आज कुछ नहीं होता। आज जो क्या एलपीजी, क्या एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अगर ना होता तो आज हम समोसे ही खा रहे होते, यहाँ पे नहीं आ रहे होते। ठीक है, हाँ, तो लेकिन आप बोलो ना कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। ये नहीं, सुनो, कांग्रेस ने बहुत कुछ किया। आप आगे तुष्टि करके, मैं कह रहा हूँ इन संविधान में क्यों ऐसा किया? कांग्रेस ने क्यों संविधान में ऐसा पक्षपात किया? आप मुझे बताइए, आर्टिकल 28, 29, 30 और आर्टिकल 38 से ये जो 38 में क्या है? 38 में मठ और मंदिर जितने भी हैं, जो हिंदुओं के सारे का जो पैसा आएगा वो सरकार अपने कब्जे में कर लेगी। और सरकार का तो कोई लेना देना नहीं है ना। देखिए, अरे कमाल है, देखिए बिहारी का वृंदावन में पूरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आपको ना जानकारी है ना नॉलेज है। अगर आप पढ़ेंगे ना आर्टिकल 1 से लेके आप 51 तक, अगर हुआ तो क्या है? देखो, ये इनसे शर्त मैं इनसे ये कह रहा हूँ, शर्त बदले। आर्टिकल 38 में मठ मंदिरों पे है, अगर ना हो तो ये मेरा नंबर ले और मैं इनका दूंगा, मैं इन्हें समझाऊंगा कि आप देखिए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं पता आपको। अगर आप
संविधान को देखो, देखो, अरे उसमें लो ना, संविधान को पढ़ो, संविधान को पढ़ो, संविधान को पढ़ो। इन्हें आर्टिकल 38 का बारे में इन्हें पता नहीं है। आर्टिकल, अरे झूठ बोलो भाई साहब, भाई एक मिनट, भाई साहब, बिहारी जी को मंदिर है मथुरा में, वृंदावन में पूरा डिस्ट्रिक्ट दे के अंडर में माँ को पैसा, जो माँ कर्मचारी है पूजा करता है पंडा लोग गुनु तनुका मिलते हैं पैसा तुका माना जाता है, और जो जितने में आवतो है वो आतंकवाद का प्रयोग होता है, पैसा को आतंकवाद में खर्च होता है जो फंडामेंटल। सुनो इन्हें, सुनो एक मिनट, इन्हें समझा देता हूँ। ये अनपढ़ बनने की बात करें। अंग्रेजों ने आर्टिकल उस समय जो मंदिरों के मठ और मंदिरों पे 2 कानून बनाए, 2 कानून न रोकने के लिए। इस कांग्रेस ने मठ और मंदिरों पर कब्जा करने के लिए 35 कानून बनाए। ये जाके देख लो। मुझे कहने अंग्रेजों ने तो कुछ किया ही नहीं ना। कब्जा करने के लिए जो है 35 कानून बनाए। अब इन्हें नॉलेज ही नहीं है तो मैं इन्हें क्या करूं, जब इन्हें पता नहीं है आर्टिकल 38 से क्या है, मैं क्या कह सकता हूं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। मैंने जो बताया मुझे बताओ 38 में क्या लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट में आता है। मैंने तो बता दिया, मैं तुम नहीं जानते, मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन आंसर दे दो, 1 मिनट। सुनो मैं बता देता हूं। मजा आएगा। अब मुझे एक बताओ, 38A फंडामेंटल राइट है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है? पहले ये बताओ। प्रिंसिपल है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता क्या है? क्या होता है आप बताओ। मैं तो बता दूंगा। मैं पूछ रहा हूँ तो मैं तो बता। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो होते हैं जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट को काम करना रहता है कि वेलफेयर के लिए, ठीक है। और फंडामेंटल राइट वो होते हैं यहाँ पे मतलब हमारे लीगल राइट्स हैं, ठीक है, एक तरह से कि हम लोगों को ये अधिकार है तो लेंगे। 32 में क्या है? आर्टिकल 32 में क्या था? 32A में आपका 32A में आ गया आपका सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रिट्स आ गई सारी, मैंडेमस आ गया, कॉर्पस। 1995 में वक्फ बोर्ड अधिनियम में क्यों रोक लगाई गई? क्या हम कोर्ट में नहीं जा सकते? अरे क्यों नहीं कहेंगे? अरे आगे बताओ। वक्फ बोर्ड में सुनो, वक्फ बोर्ड में यदि इसको जमीन को भी कह दिया गया ना क्या ये वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो आप इस पर चैलेंज नहीं दे सकते कोर्ट के अंदर। ये हमारे अधिकारों का हनन करने वाली कांग्रेस है। आर्टिकल जो 32 संविधान की आत्मा है उसको भी तोड़ मरोड़ करके उसका नाश किया गया इसी कांग्रेस ने। तो सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, हमारा जो मूल अधिकार है जिसे फंडामेंटल ये कह रहे थे ना राइट है, उसका भी मूल अधिकार था, उसका भी सर्वनाश करने वाली कांग्रेस है। आओ ना टक्कर पे, वो पूछो आर्टिकल 32 क्या है और इस वक्त क्यों रोक लगाई गई? हम अदालत में चैलेंज नहीं दे सकते 1995 के वक्फ बोर्ड अधिनियम को। बताएं, ये देश की जनता जानती है। और आने वाली एक एक बच्चे को जिस दिन पता चल जाएगा कांग्रेस के कि कांग्रेस ने इतने खतरनाक कानून इन सनातनी हिंदुओं को मारने के लिए बनाए थे, जिस दिन एक एक आदमी को पता चल गया इनका मुंह भी नहीं देखेंगे और ये कभी भी मतलब 7 जन्म में भी नहीं आ सकते। पर दुर्भाग्य इस देश का, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं है कि कांग्रेस ने कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए हिंदुओं के साथ में। जिस दिन ये पता चल गई उस दिन इनका पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जी, तो क्या कहीं ना कहीं इस चीज़ों के लेके जो आपने कहा जो कांग्रेस को लेके, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या सपोर्ट नहीं करता हिंदुओं को? सुनो 1937 का जो जिन्ना ने अंग्रेजों पर प्रेशर बनवा के जो कानून बनाया था शादी का, तो वो भी लागू इसी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कैसे लागू है। हिंदू कोड बिल नेहरू ने बनाया उस, और मुस्लिम कोड बिल से हाथ जोड़ लिए, चुप बैठे रहे। पता क्या है उसमें कि मुसलमान 4 शादी कर सकता है, कितने 4 सुनो, और हिंदू को ये कह दिया अगर एक से दूसरी शादी हुई तो 7 साल की सजा होगी। तो यहाँ विभेद है ना है। इस कांग्रेस बदमाश ने इस देश को तबाह करने के लिए अलावा और कोई काम किया नहीं। ये बतावे मुझे 1937 का अंग्रेजों का कानून भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों घेरा गया और क्यों शादी जो लगाया गया? आजाद हुआ था ना जी, मैं ज्यादा आपसे बात नहीं करूंगा जी, क्योंकि आपका लेवल मेरा लेवल में बहुत अंतर है। अच्छा, अगर घंटा बजाने, सुनिए, अगर घंटा बजाने से रोजी रोटी मिलता है ना तो चलो मैं घंटा दिन भर लेके बजाता रहता हूँ, दिन भर। कौन सा घंटे की बात कर रहे हो? वही बक्स बोर्ड, फिर आप बताओ ना। अरे ये नहीं, तुम्हें नहीं लगेगा, तुम लोगों को नहीं पता है, तुम्हें नहीं लगेगा। अरे तुम्हें हमको नहीं पता है। तुम नहीं मानोगे। तुम तो 1990 में कश्मीरी मार के भगा दिए गए, 7 लाख कश्मीरियों को उनके घर उजाड़ दिए गए, उन्हें भी नहीं मानोगे तुम लोग। अच्छा एक मिनट जी, कश्मीरी जब आए थे जी, देश में किसकी सरकार थी? बीपी सिंह की सरकार थी। एक मिनट, एक पॉइंट वाइज बीपी सिंह की सरकार को समर्थन कौन दे रहा था? समर्थन से क्या प्राइम मिनिस्टर करेगा या गृह मंत्री करेगा? गृह मंत्री कौन था? सईद था। अरे गृह मंत्री सईद था। एक मिनट, आलतू फालतू बात मत बोलो। जब देश में वहाँ से भगाए गए, सरकार किसकी थी? बीपी सिंह की। बीपी सिंह की सरकार को समर्थन कौन दिया था? एक मिनट,
जगमोहन वहाँ पे गवर्नर थे, किसके गवर्नर थे? गवर्नर तो थे, फिर उन्होंने फालतू काम फालतू किया। वाली बात क्यों वापस बुलाया गया जगमोहन को? बीपी सिंह ने वापस बुला लिया जब वो एक्शन कर रहे थे। और शहीद ने, ये जो बकवासबाजी कर रहे हैं इन्हें पता नहीं है, शहीद को वापस बुला लिया गया और शहीद ने जो है वापस बुला लिया जगमोहन जी को, और उन्हें काम नहीं करने दिया। उनके जब वो एक्शन ले रहे थे तो क्या आप इतने कठोर कार्य नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे आतंकवादियों के खिलाफ? ये जो पूछ रहे करने वाले हैं किसके, उसमें एक आतंकवादी पैदा हुए थे, इन्हें पूछो जैसे मोहम्मद का मतलब क्या है, लश्कर तोयबा का मतलब क्या है? जैसे मोहम्मद का इन्होंने नारा दे दिया गया कि मोहम्मद की फौज, लश्कर तोयबा अल्लाह की फौज, यानी इसके लिए भी ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके अंदर ना इस भारत को जो जिहादी इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं ये। जी 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 तो यही है कि जो समझदार है वो कभी भी कांग्रेस को कभी वोट नहीं देगा। जी। क्या कहीं ना कहीं क्या अभी जो हिंदू कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन करेगा या नहीं करेगा? देखो, जो अच्छा होगा, जिसके अंदर राष्ट्र की भावना होगी, जो इस देश को चाहेगा कि परम वैभव पे पहुंचे, वो कभी भी कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करेगा। इनसे एक क्वेश्चन पूछिए आप, हिंदू खतरे में कि नहीं है? बस इनसे ये पूछिए कि जो इनसे ये क्वेश्चन पूछिए, इस्लाम धर्म के पंथ के नाम पर कांग्रेस ने हिंदुओं का क्यों दमन किया, उनके लिए क्यों कानून बनाया गया? आज हिंदू खतरे में है कि नहीं है? बस एक सवाल का जवाब दीजिए आप। सवाल उसका नहीं है, विभेदकारी कानून क्यों बनाई कांग्रेस ने? धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे क्यों हिंदुओं के लिए अलग कानून क्यों बनाए? उन्हें मारने के लिए कानून क्यों बनाए? और उन्हें जो आतंकवादियों को प्रोत्साहन करने के लिए और मुसलमानों को के लिए अलग पावरफुल कानून क्यों बनाए गए? इसका उत्तर मुझे ये बताइए, मुसलमानों को अगर ऐसे कानून दे दे तो वो आपके ऊपर हावी हो गए क्या? हावी की बात नहीं है। जब ये देश कहता है कि सब बराबर है, संविधान सब बराबर है, सब बराबर है, सब बराबर है, धर्म के नाम पर क्यों अलग कानून बनाया गया? मुझे इसका बता दो। देखो, समानता और समाजवाद का सिद्धांत का जो समानता का सिद्धांत है उसका हनन क्यों किया कांग्रेस? कांग्रेस 70 साल तक हिंदू मुसलमान दोनों को लेके चली थी। अरे दूसरे दोनों के लिए चलती तो 19 इन्हें पूछो आर्टिकल, मैं ये कह रहा हूँ 38 ये नहीं बनाती, संविधान का आर्टिकल 28, 29, 30 नहीं बनाती खिलाफ, 1991 का वर्षिप एक्ट नहीं बनाती खिलाफ। और एक बड़ा खतरनाक बिल ला रही थी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि बीजेपी ने उस कानून को आने नहीं दिया, वो था सांप्रदायिक विरोधी हिंसा बिल, जिसे कम्युनल वायलेंस एक्ट कहते हैं। उस एक्ट के अनुसार ये प्रावधान था कि यदि कोई मुसलमान ये कह देगा कि मुझे इसकी जान से खतरा है तो पुलिस उसे बेवजह उठा के ले जाती और वो अपना निर्दोष सिद्ध होने के लिए उसे ही कहना पड़ता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे ही अपनी दोष सिद्धि खुद सेल्फ जो है करनी पड़ती। परंतु ये बीजेपी की बदौलत है कि उसने बीजेपी की बदौलत है कि मुसलमानों को जेल में बंद करके उनके घरों को पे बुलडोजर चलवाया जा रहा है। इस देश के लुटेरे इस देश को लूटेंगे, सैकड़ों लोगों की, हजारों की। उसे पूछो 15,000 करोड़ रुपया आया कहाँ से जिसके लिए तरफदारी करो? मेरी बात सुनो, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। अगर इन्होंने उठाई होती ना आवाज तो आज इनको सुनना ना पड़ता। जी। और सुनो, ये देश और हमास के लिए तो एक जो है मोमबत्ती लेके चल रहे थे। जिस दिन कश्मीरी हिंदुओं को मार मार के काट के भगाया जा रहा था, उस दिन इनने कोई मोमबत्ती नहीं लेके चले। आज ये मोमबत्ती लेके उन हमास आतंकवादियों के समर्थन में जाते हैं। इन्हें पूछो, उन आतंकवादियों हिंदू और मुसलमान दोनों का है, दोनों शांति से नाम पर देश को बांटा गया। ये कहते हैं, सुनो क्या कहा था जिन्ना के शब्द है कि हमारा खान पीन, हमारा रहन सहन, हमारे शादी विवाह समारोह क्योंकि हिंदुओं से भिन्न है, इसलिए हम हिंदुओं को के साथ नहीं रह सकते। ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है। 70 साल तक हिंदू मुसलमान दोनों मेल प्रेम से रहे। अलीगढ़ का ताला जो हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा बनाया जाता है, उस पे एक तरह से जेसीबी चलाया जा रहा है। मुसलमानों को, निर्दोष मुसलमानों को अंदर जेल के अंदर डाल के उनके घरों पे बुलडोजर चलवाया, जो कि गलत है। अगर किसी ने गलती की है तो उसको सजा दीजिए, कानून है, कानून से चलिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिससे कि दूरगामी जो परिणाम है वो बहुत घातक होंगे देश के लिए। मुसलमानों पे इस तरह से नहीं करना चाहिए। हिंदू मुसलमान दोनों का देश है, दोनों को एक ही समान भावना से सरकार को देखना चाहिए। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है? देखो, जो हमारा मुसलमान भाई जो है, मुसलमान भी भाई है, हिंदू भी भाई है, दोनों भाई हैं। मैं हिंदू हूँ, लेकिन मुसलमान के खिलाफ नफरत में क्यों जाऊँगा? जी। अच्छा, हमारा काम
ये देखना है रोजगार। हमें नफरत किसी से नहीं हमें है, नफरत हमें नहीं है। नफरत है जो उनकी विचारधारा है। हमें विचारधारा से आज मीडिया का काम रोजगार को देखना है कि कितना बेरोजगारी दर सबसे 50 साल में सबसे ज्यादा सबसे बेरोजगारी ज्यादा है। अगर डेवलपमेंट का विकास हुआ तो मोदी जी के शासन में हुआ। 10वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी पर ले आए मोदी जी। इन्हें पूछो इतना बड़ा और क्या होगा। आपको ये कहना है कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, जितने का रोड पे चलते हैं, जितने का तेल नहीं उतने का टोल टैक्स देना पड़ रहा है। वो सरकार ने केवल गवर्नमेंट और एक जो कमर्शियल व्हीकल हैं केवल उनके ऊपर टोल लगाना चाहिए। प्राइवेट व्हीकल हैं जो आम आदमी कार लेके चल रहा है उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन नहीं, हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो। सुबह से यानी ये चाह रहे हैं कि हम सुबह निकलें बिना टोल टैक्स के निकलें और रात के सुबह के 7 बजे चलें और रात के 10 बजे पहुंचें। और इनकी जो धारणा ये है और हमारी धारणा ये है कि यदि हम 7 बजे सुबह के चलें तो 10 बजे अपने घर पे पहुंच जाने चाहिए। ये सुविधा अच्छी है, रात के 10 बजे पहुंचनी अच्छी व्यवस्था।